हेलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे डीएम वाटर प्लांट के बारे में। डीएम वाटर प्लांट को डीमिनरलाइज्ड वाटर प्लांट भी बोला जाता है। डीएम वाटर प्लांट आपको अच्छी तरह से समझ में आए और हमको समझाने में आसानी हो, इसलिए मैंने यहाँ पर डीएम वाटर प्लांट का एक प्रोसेस फ्लो डायग्राम बना लिया है। इसके द्वारा आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि डीएम वाटर प्लांट में रॉ वाटर से डीएम वाटर कैसे बनाया जाता है। इसके अलावा आप इस वीडियो में ये जानेंगे कि डीएम वाटर प्लांट में कटायन रेजिन क्या होती है और उसका क्या काम होता है, एनायन रेजिन क्या होती है और उसका क्या काम होता है, कटायन और एनायन एक्सचेंज जो रेजिन होती है उसको कैसे रिजनरेट करते हैं, डीएम वाटर प्लांट में कौन कौन से केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है। तो डीएम प्लांट के बारे में अगर आपको कंप्लीट जानकारी चाहिए तो आप इस सेशन के लास्ट तक बने रहिएगा और इस वीडियो को आप स्किप मत करिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको आप लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ बेल आइकन को एक्टिवेट कर देना। तो आइए करते हैं वीडियो को स्टार्ट और समझते हैं डीएम वाटर प्लांट के बारे में, ये कैसे वर्क करती है। तो आइए समझते हैं डीएम वाटर प्लांट के बारे में, जिसको डीमिनरलाइज्ड वाटर प्लांट भी बोला जाता है। तो सबसे पहले हम आपको जो डीएम प्लांट का प्रोसेस फ्लो डायग्राम है इसको समझाते हैं कि इसमें क्या होता है और कौन सी इम्प्योरिटी कहाँ पे ट्रैप होती है। फिर हम आपको रिएक्शन समझाएंगे। तो देखिए, जो रॉ वाटर होता है जो डीएम प्लांट में आता है, जिससे हम डीएम वाटर बनाते हैं, तो वो इस टैंक में कलेक्ट होता है। रॉ वाटर कहाँ कलेक्ट होगा? यहाँ पे कलेक्ट होगा। इसको पंप के द्वारा भेजते हैं एमजीएफ में। एमजीएफ को बोलते हैं मल्टी ग्रेडेड फिल्टर। एमजीएफ का वर्क होता है कि वाटर के अंदर जो भी सस्पेंडेड इम्प्योरिटी होती है उसको ट्रैप करना। और वाटर के अंदर आपके अगर बैक्टीरिया है तो यहाँ पर आप हाइपोडोज करते हैं। क्या करते हैं? हाइपोडोज करते हैं लगभग 10% का। और यहाँ पर आप एफआरसी मेंटेन करते हैं 1 ppm। एफआरसी मेंटेन करते हैं 1 ppm। ठीक है, इतना कंफर्म है। तो आप जो वाटर जो फीड करेंगे एमजीएफ के अंदर, तो इसके अंदर जो भी सस्पेंडेड इम्प्योरिटी होगी यहाँ पे ट्रैप हो जाएगी और इसकी आउटलेट की जो टर्बिडिटी मिलनी चाहिए वो लेस देन 3 MTU मिलनी चाहिए। लेस देन 3 इसकी जो टर्बिडिटी मिलनी चाहिए। मैक्सिमम जो देखा जाता है तो 5 टर्बिडिटी से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। एमजीएफ का जो आउटलेट होता है वो जाता है एसीएफ में। एसीएफ में होता है एक्टिवेटेड कार्बन। एक्टिवेटेड कार्बन का बहुत अच्छा प्रॉपर्टी है कि ये क्या करती है, वाटर के अंदर जो ऑर्डर है, कलर है, क्लोरीन है या टीओसी है, तो उसको क्या करती है? एब्जॉर्ब कर लेती है। क्या करती है? एब्जॉर्ब कर लेती है। तो एसीएफ से जैसे ही आपका वाटर जो फिल्टर होकर निकलेगा तो वो क्लोरीन फ्री होगा, ऑर्डर फ्री होगा, टीओसी फ्री होगा और कलर फ्री होगा। तो एसीएफ का जो आउटलेट है वो भेजते हैं एसएसी में, जिसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड कटायन। स्ट्रॉन्ग एसिड कटायन जो चेंबर है इसमें होती है कटायनिक रेजिन। कटायनिक रेजिन का काम होता है कि वाटर के अंदर जो भी कटायनिक इम्प्योरिटी है उसको रिमूव करना। कटायनिक इम्प्योरिटीज मतलब वाटर के अंदर बहुत सारी इम्प्योरिटी है, ये अगर जो आयनिक फॉर्म में होंगी तो इसमें एक होती है कटायन और दूसरी होती है एनायन। जिसे मैं आपको करके दिखा देता हूँ। मान लीजिए एक कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, तो अगर जो आयनिक होंगी तो इसके ऊपर +2 चार्ज होगा और इसके ऊपर -1 चार्ज होगा। वहीं अगर मैग्नीशियम का करके देखें तो मैग्नीशियम के ऊपर +2 चार्ज होगा और यहाँ पर होगा ये 1 चार्ज होगा। ठीक है, वैसे एक एक का करके आप देख लेना। ठीक है, मैं 1-2-4 करके बताया। मान लीजिए कैल्शियम क्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड को जब करते हैं तो इसके ऊपर +2 चार्ज होगा और इसके ऊपर 1 चार्ज होगा। NaCl का देखें तो NaCl में क्या होगा? इसके ऊपर +1 चार्ज होगा और इसके ऊपर -1 चार्ज होगा। तो वाटर के ऐसे बहुत सारी इम्प्योरिटी होती है, जैसे हार्डनेस है, सिलिका है, नाइट्रेट है, तो कई ऐसी इम्प्योरिटी है। पर जो आयनिक होंगी तो उसमें से जिसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज होता है इसको बोलते हैं कटायनिक इम्प्योरिटी, और जिनके ऊपर जो निगेटिव चार्ज होती है इनको बोलते हैं एनायनिक इम्प्योरिटी और इनको बोलते हैं कटायनिक इम्प्योरिटी। जिनके ऊपर पॉजिटिव है वो कटायनिक और जिनके ऊपर निगेटिव चार्ज है उनको बोलते हैं एनायनिक इम्प्योरिटी। तो जो कटायनिक इम्प्योरिटी होती है वो ट्रैप होती है एसएसी में, क्योंकि इसमें कटायनिक रेजिन होती है और कटायनिक रेजिन का काम होता है वाटर के अंदर जितनी भी जो कटायनिक इम्प्योरिटी है उनको एब्जॉर्ब कर लेना। यहां से आपकी जो कटायनिक इम्प्योरिटी है वो रिमूव हो जाएगी। इसके बाद ये जो वाटर है जाता है डिगेशन में। डिगेशन का काम होता है
कि रिएक्शन के दौरान जो भी ऐसे जो गैस जो जनरेट हुई हैं उनको यहां से बाहर निकालना। क्या करना? बाहर निकालना। तो एसएसी में रिएक्शन होता है जिसके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होती है। क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से रिलीज हो जाती है। और कैसे रिएक्शन होते हैं उसको मैं अभी आगे बताऊंगा, पहले आप स्टेप को समझ लीजिए यहाँ पर क्या होता है। एसएसी से गया डिगेसर में, डिगेसर में अगर वाटर के अंदर जितने भी जो गैसेस होती है यहाँ से रिलीज हो जाती है, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से रिलीज हो जाता है। और डिगेसर में क्या होती है, नीचे बेसिन होती है और ऊपर क्या होती है? टावर। टावर में क्या होती है? पैकिंग होती है, जिससे क्या होती है? सरफेस एरिया बढ़े। और इसमें हम लोग नीचे से देते हैं एयर, तो एयर नीचे से ऊपर की तरफ और वाटर ऊपर से नीचे की तरफ, जिससे एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं और वाटर के अंदर जो भी गैस होती है वो रिलीज हो जाती है। यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है। इस बेसिन से एक पंप कनेक्ट होता है और ये ट्रांसफर करता है एसबीए में, जिसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बेस एनायन। स्ट्रॉन्ग बेस एनायन का काम होता है कि वाटर के अंदर जो भी एनायनिक इंप्योरिटी है उसको ट्रैप करना। एनायनिक इंप्योरिटी मींस कि जो भी हम यहाँ पर जो आयनित करके देखें कि जिसके ऊपर जो निगेटिव चार्ज है, जिसके ऊपर भी निगेटिव चार्ज है, उसको ट्रैप करने के लिए बना होता है एसपीए, जिसमें होती है एनायनिक रेजिन, जिसका काम होता है कि वाटर के अंदर जितने भी एनायनिक इंप्योरिटी उनको ट्रैप करना। एससीए से डिगेसर, डिगेसर से एसबीए। अब एसबीए का जो आउटलेट होता है वो जाता है एमबी में। एमबी का काम क्या होता है कि वाटर के अंदर अब जो भी कटायनिक या एनायनिक इंप्योरिटी जो रह गई है, यानी कि जो यहाँ पर ट्रैप नहीं हुई, यहाँ पर ट्रैप नहीं हुई, वो फाइनली ट्रैप हो जाएगी यहाँ पर। क्योंकि यहाँ पर हम वर्क कर रहे हैं तो क्या होती है, कई बार ऐसे होती है कि कुछ कटायनिक इंप्योरिटी पास कर जाती है, यहाँ से भी कुछ बार होती है कि एनायनिक इंप्योरिटी पास कर जाती है। उनको हमको छोड़ना नहीं है, उनको हमको फाइनली क्या करना है? ट्रैप करना है। तो ट्रैप करने के लिए ये एक कॉम्पैक्ट बना होता है जिसको हम लोग एमबी बोलते हैं। और एमबी के अंदर एनायनिक और कटायनिक, इसमें जो कटायनिक रेजिन है और इसमें एनायनिक रेजिन है, इन दोनों रेजिनों को इसमें रखा जाता है, जिसमें एनायनिक भी होती है, कटायनिक भी होती है। और इसके द्वारा वाटर के अंदर जो भी कटायनिक और एनायनिक इंप्योरिटी रह गई है वो यहाँ से ट्रैप कर ली जाती है। और फाइनली हमारा जो वाटर होता है वो कटायन और एनायन इंप्योरिटी फ्री रहता है। और यही हमको करना था कि हमारा जो वाटर है उसके अंदर जितने भी जो मिनरल्स हैं, ठीक है, उनको फ्री करना था, यानी कि मिनरल फ्री वाटर हमको बनाना था। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डीमिनरलाइज वाटर बोलते हैं। और इसको जिस टैंक में स्टोर करते हैं उसको बोलते हैं डीएम वाटर टैंक बोलते हैं, ठीक है। एमबी में भी नीचे से एयर दिया जाता है। तो ये क्यों दिया जाता है इसको मैं अभी आगे बताऊंगा जब रिएक्शन आपको समझाऊंगा। तो एमबी का जो आउटलेट होती है इसका पीएच कम हो जाती है। क्या होती है? पीएच कम हो जाती है। हमको मिलती है 6.5 6.7 तक मिलती है। तो इसका पीएच बढ़ाने के लिए यहाँ पर एक पीएच बूस्टर केमिकल का यूज किया जाता है, जो होती है मॉर्फोलिन। क्या होती है? मॉर्फोलिन होती है। उसके द्वारा जो डीएम वाटर टैंक में ट्रांसफर करने से पहले हम डीएम वाटर का जो पीएच है अप्रोक्सीमेट 7.5 तक बूस्ट कर देते हैं और उसके बाद इस टैंक में हम स्टोर करते हैं। डीएम वाटर टैंक आप देखेंगे तो हमेशा क्या होती है? पूरी तरह से क्लोज होती है। इसमें एयर नहीं जानी चाहिए। क्यों नहीं जानी चाहिए? कई बार आपसे पूछा जाता है कि वाटर के अंदर, यानी कि डीएम वाटर के अंदर अगर जो एयर जाएगी तो एयर में अपने क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इससे रिएक्ट करेगी, जिससे क्या बनाएगी? कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड क्या करेगी? इसके वाटर का जो पीएच, यानी कि डीएम वाटर का पीएच क्या है वो कम कर देगी और 5.5 तक लेके आ जाएगी। तो हमको कितना रखना होता है? पीएच हमेशा ज्यादा रखना होता है और ये पीएच हमेशा कम लेके आएगी। और इससे क्या होगी? जो डीएम वाटर वो भी क्या है? कंटामिनेटेड हो जाएगा। इसीलिए हमेशा क्या करते हैं? जो डीएम वाटर को स्टोर करने के लिए हमेशा क्लोज टैंक लेते हैं, तो उसमें एयर ना जाए। हमेशा एयर टाइट टैंक दिया जाता है और पीएच इसका ज्यादा ही रखते हैं, क्योंकि जैसे ही कहीं एयर के कॉन्टेक्ट में आती है तो इसका पीएच डाउन होने लगता है। तो ये तो हो गया इसका प्रोसेस फ्लो डायग्राम और कहां पर क्या होता है ये समझे आपने। लेकिन अब हम बताएंगे आपको रिएक्शन के बारे में कि एसएसी में क्या होता है, एसबीए में क्या होता है और एमबी में क्या होता है और इसका रिजर्वेशन कैसे करते हैं। तो मान लीजिए हमारा जो ये जो एसएसी है इसमें हमने जो रेजिन लिया है वो क्या? फ्रेश रेजिन है। क्या है? फ्रेश रेजिन है। इसको हमको क्या करना है? पहले चार्ज करना है, जिसको हम लोग बोलते हैं जनरेट करना या रीजनरेट करना। और मान लीजिए हम लोग इसको यूज किए फिर इसको हमको चार्ज करना है, जिसको हम लोग बोलते हैं रीजनरेशन। या फ्रेश है जिसको हम क्या कर रहे हैं? इसको चार्ज कर रहे हैं। तो रेजिन को हम रिप्रेजेंट करते हैं आर से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं?
R से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। और इसको और चार्ज करेंगे, तो हम जब कटायन से और चार्ज करेंगे या कटायनिक इसको चार्ज देंगे तो हम उसको कटायन रेजिन बोलते हैं, और एनायन से और चार्ज करेंगे उसको एनायनिक बोलेंगे। तो जो कटायनिक एसिड को चार्ज करने के लिए यूज किया था HCl, क्या यूज किया था, HCl यूज करता है। और कई जगह पे आपको सल्फ्यूरिक एसिड भी यूज किया जाता है, ये आपकी जानकारी के लिए। कई जगह सल्फ्यूरिक एसिड से भी चार्ज करते हैं और कई जगह HCl से, लेकिन मैक्सिमम जगह HCl से चार्ज किया जाता है। तो HCl से जब चार्ज करेंगे तो HCl देखिए क्या होता है, अगर ये आयनिक होगा तो क्या होगा, H प्लस होगा और क्या बनेगा यहाँ पर Cl माइनस। ठीक है, तो जो कटायन रेजिन के साथ HCl अगर क्या होगा, इसका हम इंजेक्शन करेंगे जो कटायन चेंबर में, तो क्या होगा, यहाँ पर रेजिन है, रेजिन के कांटेक्ट में क्या आया, HCl आया। ठीक है, तो क्या बना लिया, ये जो हाइड्रोजन आयन है क्या होगा, इधर आ जाएगा R के साथ, तो ये बनाएगा RH प्लस बनाएगा, और यहाँ पर जो ये Cl है यहाँ पर Cl माइनस निकल जाएगा। तो ये जो RH प्लस होता है इसको हम बोलते हैं कटायन रेजिन। क्या बोलते हैं, कटायन रेजिन। तो रिजनरेशन के दौरान ऐसे ही होता है कि हम क्या करते हैं, यहाँ से HCl इसमें चार्ज करते हैं और इसी के साथ साथ क्या करते हैं, वाटर भी देते हैं। यानी कि एक लाइन होती है जिससे HCl जाता है और इसमें वाटर भी जाता है। ये अपना HCl 33% ही होता है, लेकिन वाटर और जो HCl का जो रेशियो हो वो जो मिलता है, तो आपके जो सिस्टम के अंदर जो जाता है 5% से ज्यादा कंसंट्रेशन का नहीं होना चाहिए। उससे हम क्या करते हैं, इसको स्ट्रॉन्ग एसिड जो कटायन जो रेजिन होती है उसको चार्ज करते हैं, और चार्ज करने के दौरान क्या रिलीज होगा, यहाँ से Cl माइनस रिलीज होगा। तो यहाँ से चार्ज करते हैं और स्लो रेट पे क्या करते हैं, यहाँ से उसको निकालते रहते हैं, इसको ड्रेन करते रहते हैं, जिसमें क्या होगा, Cl माइनस रिलीज होता जाएगा। तो ये चार्जिंग होती है तो कुछ टाइम लगती है, 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, इसमें आपकी जो कटायन रेजिन है वो चार्ज हो जाती है। फिर उसके बाद इसको ड्रेन कर देते हैं और इसको फ्रेश वाटर से धीरे धीरे क्या वॉश करते हैं, और फिर एक बार फास्ट रिंस देते हैं, और फिर फाइनली इसका आउटलेट का हार्डनेस चेक करते हैं, और हार्डनेस आपका नील आ रहा है, फिर इसको हम सर्विस में ले लेते हैं। ये तो होगा इसका रिजनरेशन। अब इसके अंदर होता क्या है, अभी हमारा क्या है कि जो रेजिन है इसके अंदर वो एक्टिवेट हो गई। क्या हो गई, एक्टिवेट हो गई। रेजिन क्या है, एक्टिवेट है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये वर्क कैसे करेगा, और इसके अंदर जो इम्प्योरिटी आ रही है, कटायनिक इम्प्योरिटी, उसको ट्रैप कैसे करेगा उसको देखिए। तो हमारी जो कटायनिक रेजिन है क्या है, RH प्लस। इसका काम क्या है कि वाटर के अंदर जितने भी कटायनिक इम्प्योरिटी उसको ट्रैप करेगा। तो वाटर के अंदर हमारी मान लीजिए आ रही है कैल्शियम की बाइकार्बोनेट आ रही है, कैल्शियम की, ध्यान से देखिएगा इसको। तो ये क्या करेगा, अपना हाइड्रोजन आयन यहां से रिलीज करेगा, और इनका जो कटायन है इनको क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, इनको क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। तो यहां पर देखिए ये हो जाएगा R2 प्लस, और यहां से H प्लस जो रिलीज हो रहा है यहां पर आ जाएगा H प्लस। ठीक है, और यहां पर क्या हो जाएगी 2HCO3 माइनस। वही मान लीजिए, और जो आपके वाटर के अंदर क्या आ रही है, कैल्शियम की सल्फेट आ रही है। तो इसमें देखिए मैग्नीशियम समझ लीजिए, मैग्नीशियम की बाइकार्बोनेट आ रही है, जब मैग्नीशियम की सल्फेट आ रही है, हम बदल के लेते हैं, तो RH प्लस है, और मान लीजिए मैग्नीशियम सल्फेट आ रही है, तो वो कैसे यहाँ से ट्रैप होती है। तो मैग्नीशियम के ऊपर क्या होती है, पॉजिटिव चार्ज होती है, तो ये क्या करेगा, Mg2 प्लस प्लस H प्लस अब प्लस सल्फेट। ठीक है, ऐसे देखिए जितनी भी जो कटायनिक इम्प्योरिटी है उनको क्या करता है, एब्जॉर्ब करते रहता है। ठीक है, और जो हाइड्रोजन आयन है यहाँ से रिलीज करते जाएगा, और बाकी किसको रिलीज करता जाएगा, जो भी एनायनिक इम्प्योरिटी आ रही है उनको छोड़ता जाएगा, क्योंकि इसका काम क्या है कि जितनी जो कटायनिक इम्प्योरिटी उनको एक्सेप्ट करना, उनको ट्रैप करना। ठीक है, तो ऐसे जितनी भी इम्प्योरिटी है, मान लीजिए अगर जो एक और दिखा देता हूं मैं, क्योंकि वीडियो हो जाएगी लंबी इसलिए मैं जल्दी कर रहा हूं। तो R प्लस हो जाएगा, अब प्लस हो जाएगा यहाँ पर H प्लस, अब प्लस हो जाएगा Cl माइनस। यहाँ पर भी देखिए जो सोडियम आयन है इसको इसने एक्सेप्ट कर लिया, और हाइड्रोजन आयन है और जो क्लोरीन आयन है इसको यहाँ से रिलीज कर दिया।
तो यहाँ पर भी कटायन, यहाँ भी कटायन और यहाँ भी कटायन, तो जितनी भी जो कटायनिक इम्प्योरिटी होती है वो यहाँ पर क्या होती है, ट्रैप हो जाती है। चाहे आर सी ए हो गया, इसको हटा देता हूं मैं, Mg हो गया या सोडियम हो गया, कटायनिक इम्प्योरिटी यहाँ से ट्रैप हो जाएंगी और यहाँ से आगे क्या जाएगा, जितनी भी जो एनायनिक इम्प्योरिटी है, जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये कहाँ ट्रेवल करेंगे, इधर आगे जाएंगे। और इसी में होता है कि जो बाइकार्बोनेट है और हाइड्रोजन आयन का कुछ मॉलिक्यूल है, इससे क्या करते हैं, रिएक्ट कर लेता है। जैसे ये HCO3 हाइड्रोजन आयन के साथ क्या कर लेता है, रिएक्ट कर लेता है और बनाता है कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड, और कार्बोनिक एसिड क्या होती है, अगेन क्या होती है, ब्रेक हो जाती है। H2CO3 ये ब्रेक हो जाती है और बना लेती है वाटर, और इसके साथ साथ बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कहां पर ये सब रिएक्शन होता है, इसी के अंदर होता है। तो यहां पर आपको क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, हाइड्रोजन आयन जो बच गया, जो कार्बोनिक एसिड के साथ जो रिएक्शन नहीं किया, मतलब जो बाइकार्बोनेट के साथ जो रिएक्शन नहीं किया, H+ शेष रह जाता है। और जो भी निगेटिव आयंस है, जैसे कि अपना सल्फेट हो गया, क्लोराइड हो गया, सल्फेट हो गया, क्लोराइड हो गया, ठीक है, और नाइट्रेट वगैरह है, ये सब क्या होती है, ये यहाँ पे जो भी निगेटिव आयंस है वो आगे फॉरवर्ड होंगे, जो गैस है वो फॉरवर्ड होंगे, और जो हाइड्रोजन आयन है वो फॉरवर्ड होंगे, और जितनी भी जो कटायंस है वो यहाँ पर क्या होती है, ट्रैप हो जाती है। इसके बाद जाती है वाटर किसमें, डिगेस्टर में। डिगेस्टर का काम होता है कि वाटर के अंदर जितनी भी जो गैसेस होती हैं, जो वेस्ट गैसेस हैं, उनको यहाँ से निकालो। तो इसमें क्या है, अभी कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड का सिस्टम में कहीं कुछ जरूरत नहीं है, तो इनको क्या करते हैं, यहाँ से नीचे एयर देते हैं ब्लोअर के द्वारा, और ये होती है टावर। टावर में क्या होती है, पैकिंग होती है, और नीचे से जाती है और ऊपर से जो भी गैस होती है निकल जाती है। यहाँ पर मैंने बताया था ना कि कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर आती है, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ रिलीज हो जाएगी, और जो भी जैसे हाइड्रोजन आयन हो गया, सल्फेट के हो गए, क्लोराइड आयन हो गए, सब क्या होते हैं, इधर आ जाएंगे इसके अंदर। ठीक, यहां तक क्लियर है। इसके बाद जो वाटर को भेज देते हैं स्ट्रॉन्ग बेस एनायन चेंबर में। एनायन चेंबर में क्या होती है, एनायनिक रेजिन होती है। क्या होती है, एनायनिक रेजिन होती है। रेजिन को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। एनायनिक रेजिन का काम कैसे होता है वो देख लीजिए, उसके रिएक्शन को समझिए। तो जैसे हमने कटायनिक रेजिन को चार्ज किया था, वैसे आपको एनायनिक रेजिन को भी चार्ज करना है, क्योंकि ये भी क्या है, अभी नई है, ठीक है, या एग्जॉस्टेड है, तो इसको हमको पहले रिजनरेट करना है, फिर इसको हम यूज करेंगे। तो रेजिन को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसके हम चार्ज करने के लिए क्या यूज करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि कास्टिक, ठीक है, और ये भी होती है अपनी 48% की। जैसे ही हम इसके अंदर इसको इंजेक्ट करते हैं, तो जैसे यहां पर मैंने बताया ना कि इसके साथ साथ वाटर भी चलती है। क्या चलती है, वाटर चलती है, और हमारा इसका जो परसेंटेज है और इसका जो वाटर जो है, दोनों को उस रेशियो में मेंटेन करते हैं कि हमारे सिस्टम के अंदर जो कास्टिक का जो सोल्यूशन जाए वो 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर मैंने बताया, यहाँ पर भी 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और यहाँ पर भी 5% से ज्यादा परसेंटेज का आपका सोल्यूशन नहीं होना चाहिए कास्टिक का, जो इसके अंदर आप इंजेक्ट कर रहे हैं। तो जैसे ही रेजिन कास्टिक के जो सोल्यूशन के साथ वो रिएक्ट करेगी, तो क्या बनाती है, आर OH माइनस प्लस सोडियम आयन। तो ये होती है हमारी रेजिन, जिसको हम लोग बोलते हैं एनायनिक रेजिन। क्या होती है, एनायनिक रेजिन। एनायनिक रेजिन हो गई ROH माइनस, ठीक है। तो इसको चार्ज करते जाएंगे, इसमें भी 15 से 20 मिनट का टाइम लगता है इसको, और बाकी क्या करते हैं, यहाँ से ड्रेन करते रहते हैं। क्या करते हैं, ड्रेन करते रहते हैं, ठीक है, जिससे जो सोडियम आयंस जो होते हैं यहाँ से निकलते रहते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद स्लो रिंस देते हैं, और फिर उसके बाद फास्ट रिंस देते हैं, और फिर इसका जो आउटलेट का क्या करते हैं, सिलिका चेक करते हैं। सिलिका और नील है, फिर उसके बाद इसको हम सर्विस में ले लेते हैं। तो अभी हम इसको सर्विस में ले लेते हैं, और इसके आगे की जो इम्प्योरिटी देखते हैं कैसे ट्रैप करता है। तो ROH माइनस है, ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, अब जो ये एनायनिक जो रह गए हैं इम्प्योरिटी, उनके साथ रिएक्ट करेगा। तो देखिए अभी यहाँ पर क्या आ रहा है, पीछे से क्लोराइड है, H+ आयन है, तो क्लोराइड है, H+ आयन है, ठीक है, इन सब के साथ रिएक्ट करेगा। और क्या होगा यहाँ पे कि ये क्या एक्सेप्ट करता है, जितने भी जो एनायनिक इम्प्योरिटी थी ये एक्सेप्ट करेगा, RCl- हो जाएगा, और यहाँ पर H+ जो आ रहा पीछे से वो है, और यहां से क्या निकलेगा, OH माइनस, ठीक है,
इतना कंफर्म है। कभी देखिए क्या हो गया, ये हमारे जो रेजिन है वो एनायनिक इम्प्योरिटी को ट्रैप कर ली और हमारे पास क्या बचा, एस प्लस और ओ एस माइनस, और ये क्या हो जाती है, एस प्लस और ओ एस माइनस क्या होती है, H2O होती है। तो यहाँ पर हमको शुद्ध वाटर मिल जाता है। वहीं अगर मान लीजिए कि इसमें आ रही है कार्बोनेट आ रही है तो ROH माइनस और क्या है CO3 के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, और यहाँ पर H प्लस भी आ रहा है, पीछे से आ रहा है, तो ये क्या होगा RCO3 प्लस H प्लस प्लस OH माइनस, यहाँ से रिलीज हुआ, ये भी बना लेगा क्या है अपना, ये रेजिन ने एक्सेप्ट कर ली और यहाँ से फिर शुद्ध वाटर हम लोग को मिल जाता है। तो ये सब प्रोसेस होती है कहाँ पे, ये स्ट्रॉन्ग बेस एनायन चेंबर में। यहाँ पर जो ट्रैप होगा क्या होगा, रेजिन क्या ट्रैप करेगी, ये ट्रैप करेगी कार्बोनेट हो गया, सल्फेट हो गया, क्लोराइड हो गया, ठीक है, ये कहां पे ट्रैप होगा, इसके अंदर ट्रैप होगा, और बाकी क्या अब यहां पर बचेगा, वाटर, देखना ना, फाइन वाटर बच रहा है, इसको हम भेजेंगे यहां पे एमबी में। तो अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर अगर हम कटायनिक इम्प्योरिटी को रिमूव कर दिए और यहाँ पर एनायनिक इम्प्योरिटी को रिमूव कर दिए तो एमबी की जरूरत क्यों पड़ी। तो देखिए कोई भी जो सिस्टम होता है वो 100% वर्क नहीं करता है, 100% वर्क नहीं करता है। यानी कि ये जो हमारे जो कटायनिक जो चेंबर है, यहाँ से जो कटायंस हैं वो 100% क्या होती है, रिकवर नहीं हो पाते, 100% ट्रैप नहीं होते, यानी कि कुछ जो कटायंस होते हैं वो पास करके आगे जाएंगे, वो पास करके आगे गए, और यहाँ पर क्या होगा, केवल एनायन ट्रैप होगा, कटायन तो यहाँ ट्रैप होगा नहीं, तो वो सिस्टम में अभी भी ट्रेवल कर रहे हैं। वही काम करता है एनायन के भी द्वारा 100% क्या होंगे, जो एनायनिक इम्प्योरिटी जो ट्रैप नहीं होंगे। तो कुछ ऐसे जो कटायंस होते हैं और एनायन होते हैं जो कहाँ जाते हैं, आगे। और यहाँ पर हमको क्या चाहिए, जो वाटर जो हमको बनाना है वो मिनरल फ्री बनाना है, यानी कि उसके अंदर कोई भी मिनरल होना नहीं चाहिए। तो उससे मान लीजिए कि हम अपनी जो क्वालिटी है उसको ध्यान में रखते हुए एक सेक्शन और लगाते हैं, जो इन सबका क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है, इन सबका कॉम्बिनेशन होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मिक्स वेट। इसमें कटायन रेजिन भी होता है, एनायन रेजिन भी होता है, और यहाँ पर एयर स्कोरिंग की सुविधा भी होती है। तो ये चीज यहाँ से यहाँ तक में आपने देखा। तो इसमें वही होता है कि जो एनायन जो इम्प्योरिटी रह गई वो एनायन रेजिन के द्वारा ट्रैप होगी, और जो कटायन रेजिन हो गई वो कटायन रेजिन के द्वारा ट्रैप हो जाती है, और फाइनली हमारा जो डीएम वाटर होता है वो मिनरल फ्री होता है। और यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि पूरे प्रोसेस के दौरान यहाँ पर हमारी पीएच होती है कम हो जाती है, इसलिए पीएच बूस्टर का यूज करते हैं, और यहाँ पर यूज करते हैं नॉर्मली मॉर्फोलिन एस्पिरेट। तो आपने जो कटायन रेजिन को तो रिजेनरेट कर लिया, एनायन रेजिन को भी रिजेनरेट कर लिया, लेकिन अगर आपका एमबी है वो भी तो मान लीजिए सर्विस मोड में रहते रहते, इसके अंदर भी तो कटायन और एनायन की इम्प्योरिटी जा रही है, तो ये भी एक टाइम आएगा कि ये ट्रैप नहीं करेगी। या मान लीजिए जो आपकी एमबी है भी क्या फ्रेश है, और इसके अंदर भी जो आपकी जो कटायन और एनायन की जो रेजिन है इसको आपको रिजेनरेट करना है, इसको आपको चार्ज करना है। इसके लिए भी यहाँ पर आप यूज करते हैं HCl और कास्टिक का इंजेक्शन करते हैं। HCl का यूज करते हैं कटायन को रेजिन को रिजेनरेट करने के लिए, और कास्टिक का यूज करते हैं एनायन रेजिन को रिजेनरेट करने के लिए। तो सबसे पहले इसका बैकवाश करेंगे, फिर इसमें एयर स्कोरिंग करेंगे, दोनों बेड को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, फिर इसमें HCl नीचे से इंजेक्ट करेंगे, और जिससे क्या होगा, HCl यहाँ से इसको चार्ज करते हुए यहाँ से ये ड्रेन हो जाएगा, और जो कास्टिक होती है यहाँ ऊपर से चार्ज करेंगे, जिसको एनायन रेजिन को चार्ज करते हुए यहाँ से जो सोडियम आयन निकल जाता है, और यहाँ से जो क्लोराइड आयन है निकल जाता है। और फिर इसके बाद फ्लो रेंज पे क्या करते हैं, यहाँ से क्या करते हैं, ऊपर से वाटर और नीचे से वाटर चलाते हैं, जिससे जो भी आयंस इसके अंदर रह गए होते हैं वो पूरी तरह से निकल जाते हैं। फिर एक बार फास्ट रेंज देते हैं, फिर इसके बाद एयर स्कोरिंग करते हैं, फिर दोनों बेड को क्या करते हैं, मिक्स कर लेते हैं, फिर इसको हम लोग फाइनली इसका जो आउटलेट क्वालिटी वो चेक करके फिर इसको सर्विस में ले लेते हैं। तो इसमें भी देखिए जो ये जो रेशियो रखते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया कि जो इंजेक्शन करते हैं वो 5% से ज्यादा का सोल्यूशन नहीं होना चाहिए। सेम वही चीज यहाँ पे भी करते हैं कि कहीं पे भी, और जो आपका कटायन रेजिन है चाहे एनायन रेजिन है, उसमें जिस भी केमिकल से आप इंजेक्ट कर रहे हैं उसका जो कंसंट्रेशन है 5% से ज्यादा नहीं होता है।
ये तो हो गया पूरा प्रोसेस कि रॉ वाटर से डीएम वाटर कैसे बनता है और कौन कौन सी रिएक्शन होती है। अब जो छोटी छोटी जो बारीकियां होती है जो आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, ये मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, जो स्ट्रॉन्ग एसिड कटायन है अगर आपका एग्जॉस्ट होगा तो एक तो इसकी जो आउटलेट की जो पीएच है वो बूस्ट होने लगेगी। क्या होने लगेगी? बूस्ट होने लगेगी। और यहाँ पर क्या होगा आपके आउटलेट में, यानी कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड कटायन इसके आउटलेट में क्या होगा? हार्डनेस डिटेक्ट होने लगेगा। जब भी यहाँ के इसके आउटलेट में हार्डनेस डिटेक्ट हो तो आपको तुरंत इसको लाइन आउट करना और दोबारा इसको रिजनरेट करना चाहिए। दूसरी, आपकी जो स्ट्रॉन्ग बेस एनायन है ये कब तक आपकी सर्विस रखनी चाहिए? तो देखिए, इसका जो आउटलेट है, इसकी आउटलेट की अगर जो कंडक्टिविटी बढ़ रही है तो समझ लीजिए आपका जो सिस्टम है वो क्या है? एग्जॉस्ट हो रहा है। क्या है? अब इसके अंदर से जो एनायन जो इम्प्योरिटी थी एब्जॉर्ब करने की क्षमता खत्म हो गई और वो पास होना चालू हो गया। दूसरा, अगर इसका जो आउटलेट का जो सिलिका है वो बढ़ने लगा तो भी आपको ये तुरंत ये लाइन आउट कर देना चाहिए। इससे पता चलता है कि आपकी ये जो सिस्टम है वो वर्क नहीं कर रहा, अब इसको रिजनरेशन की जरूरत है। सेम वही चीज यहाँ पे भी है। जैसे ही हम देखते हैं कि इसकी 2 या 3 साइकिल हम रिजनरेशन कर दिए तो उसके बाद हम एमबी के भी रिजनरेशन कर देते हैं। इसमें रिस्क नहीं लेते क्योंकि अगर यहाँ से पास कर गए तो हमारी पूरी क्वालिटी को खराब कर देगा। एसएससी में हम लोग निकालते हैं ओबीआर। क्या निकालते हैं? ओबीआर। और वही निकालते हैं एसबीए में और अपना एमबी में भी। ओबीआर का मतलब होता है आउटपुट बिफोर रिजनरेशन, यानी कि आप एक रिजनरेशन से दूसरे रिजनरेशन के बीच में कितना इससे आप आउटपुट लिए। ठीक है, तो ये होती है ओबीआर। तो ओबीआर आपके सिस्टम की तभी बढ़ेगी जब आपके वाटर की क्वालिटी क्या होगी? अच्छी होगी और यहाँ पर ट्रीटमेंट क्या होगा? और आप अच्छे से कर रहे हैं, यानी कि जितनी अच्छी आपको क्वालिटी मिलेगी उतना ही अच्छा आपका ओबीआर होगा। कई बार ऐसा होता है कि अगर आपका फील्ड क्वालिटी सही है तो आपकी जो डिजाइन जो ओबीआर होती है जो एसबीए की या एससीए की, उसकी डिजाइन रेट से भी ज्यादा चली जाती है। आपको एक चीज और ध्यान में रखना चाहिए कि जब भी आपकी जो एनायन रेजिन है एग्जॉस्ट हो गई है तो उसके साथ साथ आपको जो कटायन रेजिन है उसका भी रिजनरेशन कर देना चाहिए। नहीं तो क्या है, अगर आप इसको रिजनरेशन करके चालू कर दे, इसको नहीं किया और सेम ऐसे चल रहा है तो ये जो इम्प्योरिटी क्या होगी? यहाँ से पास होगी और इस पर लोड ज्यादा होगा तो जिससे क्या होगी? इसकी परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगी और ये इम्प्योरिटी आगे जाने का भी चांस रहता है। इसलिए आप मैक्सिमम देखते होंगे प्लांटों में जब हम एसबीए का रिजनरेशन करते हैं उसके साथ साथ जो है एसी का भी रिजनरेशन कर देते हैं। दोस्तों, अगर ये प्रोसेस आपको अच्छी तरह से समझ में आया हो, ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ बेल आइकन को एक्टिवेट कर देना। इस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर्स होते हैं इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा जो इस वीडियो के बाद पोस्ट होगा। आज के लिए बस इतना है। धन्यवाद।